अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 18, यानी कि यहाँ से चैप्टर नंबर 18 शुरू हो रहा है। जैसा कि अभी आपने माक़ौल में देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यानी कि चैप्टर नंबर 17 तक आपको पढ़ा दिया गया, उसके अंदर उसके सवाल और जवाब को भी पढ़ा दिया गया, सारी चीज़ें मुकम्मल करा दी गई। तो अब यहाँ से शुरू हो रहा आपका 18 चैप्टर। तो आज के सबक के अंदर हम इसको गज़ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरे सबक में असदुल्ला ख़ान साहब के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीसरे सबक में गोया कि ये जो होगा ये 3 असबाक में ये पूरा मुकम्मल किया जाएगा। समझ गए ना? यानी कि एक होता है ना कि एक ही असबाक में मुकम्मल हो गया था, बाकी पीछे जो छोटा होता है वो एक ही सबक में एक ही असबाक में मुकम्मल हो जाता था। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ सबकों में पढ़ेंगे ताकि इत्मीनान से वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके, आपको ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाने की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जो है एक बच्चे का कमेंट आया था जिससे कि कवायद वगैरह पढ़ाया था, तो उस सिलसिले में उसका कमेंट ये था कि सर हम इसको कैसे याद करें। तो एक चीज़ यहाँ पर आप वहाँ पे देखिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर आप एक चीज़ देखिएगा कि वहाँ पे हर चीज़ की तारीफ़ें दी गई है। तो तारीफ़ को तो सबसे पहले आपको ज़हन में बैठाना है, और ज़हन में बैठाना के लिए बहुत सारी सूरतें हो सकती है। एक तो ये कि आप उसको 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि खूब उसके ऊपर एग्जांपल्स लिखिए, खूब एग्जांपल दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि उसको याद कर लीजिए। जिस तरह से अदर चीज़ों को आप याद करते हैं, और याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, सारे बच्चों का अलग अलग नज़रिया होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो उनको याद हो जाता है कि नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रटना पड़ता है। तो आप तो अपने बारे में, हम जितना आप अपने बारे में जानते हैं उतना तो मैं नहीं जानता हूँ कि आपका मतलब आप किस तरह से पढ़ेंगे तो आपको किस तरह से याद होगा, किस तरह से आपको याद करने में आसानियाँ होती है, ठीक है ना? तो बहरहाल आप अपने हिसाब से, उसका 2 ही तरीका है। एक तो ये कि उसको रटने की सूरत इख्तियार कर लीजिए, और नहीं तो फिर क्या कर लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कहते हैं ना, एक लफ्ज़ को जब बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, जब बार बार उसको लिखा जाता है, तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें जो होती है वो जहन में बैठ जाती है। समझ रहे हैं ना? तो ये सूरतें हो सकती है याद करने की। फिर उसके बाद गाहे बगाहे आप अपने से खुद उसके अंदर से क्वेश्चन बनाकर खुद अपने आप से सवाल करते रहिए। जैसा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो एक किताब आती है मंतिक बहुत भारी किताब होती है मदारिस में। मदरसे वाले जो बच्चे होंगे जो अरबी लाइन से पढ़ते होंगे, आलिम की जो पढ़ाई पढ़ते होंगे, तो उसमें एक किताब आती है मंतिक बाबू, बहुत भारी किताब होती है। मिरकात, शरह तहज़ीब, ये बहुत भारी भारी सारी किताबें होती है। सबकी बस की बात नहीं होती है उसको समझ जाना। तो और वो सारी किताबें जो थी वो हम लोगों को मिला था, यानी कि तकरार शायद कि आप नहीं जानते होंगे, स्कूल वगैरह में ये सब चीज़ का चर्चा भी नहीं होता है। तो तकरार में वो किताबें हमको मिली थी। तो अपने साथियों को समझाने से पहले हमारा क्या कहते हैं तरीका ये था, हमारा तर्ज ये रहता था कि हम पहले चले जाते, एक बंद कमरे में चले जाते, या ये कि देखते जो कमरा में बहुत सारे साथी रहते तो हम छत पे चले जाते, और वहाँ पे खुद से हम सवाल करते और ख़ुद को समझाते कि अगर हम सर्टिफाइड नहीं होते समझाने में, तब तक फिर हम उस बात को रिपीट करते और देखते कि कहाँ से कमी आ रही है। समझ रहे हैं? तो फिर इस एतबार से क्या हुआ, धीरे धीरे समझाने का स्किल भी बेहतर होते चला गया। और फिर वो सारी किताबें जो हमें दुश्वार लगती थी शुरू में, बिल्कुल हलवा लगने लगी। समझ गए बाबू? तो बहरहाल आप उसको इत्मीनान, घबराइए नहीं, इत्मीनान से उसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। और जो भी तारीफ़, जैसे हर्फ़ की तारीफ़ हो गई जो इंसान के आवाज़ से निकले और ख़ास शक्ल को ज़ाहिर के रूप से हर्फ़ कहते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 एग्ज़ाम्पल लिखते रहिए। फिर लफ्ज़ की तारीफ़ जो हमने बताया था उसको याद कर लीजिए। फिर लफ्ज़ के कितने लफ्ज़ मुस्तकिल, लफ्ज़ की कितनी किस्में, 2 किस्म होती है, लफ्ज़ मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल। लफ्ज़ मुस्तकिल क्या होता है, फिर गैर मुस्तकिल क्या होता है, लफ्ज़ मुस्तकिल की कितनी किस्में होती हैं, सारी चीज़ को हमने वहाँ पे कवर किया था, ठीक है ना? तो आपका जो क्लास है, कवायद का जो क्लास है, हमने कहा था कि यानी कि शाम वाले वीडियो में अपलोड करते रहेंगे। लेकिन होगा आज से होगा ये कि जैसे कि आज हम लोग निकलने वाले हैं मुंगेर। कहाँ से? ये
ادھر سے اپنے گاؤں سے منگیر نکلنے والے ہیں. ہمارا چھوٹا بھائی ہے, اس کا DL ED کا ایگزام ہے منگیر میں, 3 تاریخ کو ایگزام ہے, سمجھ رہے نا. تو چونکہ آج جانے میں پورا وقت لگ جائے گا, پھر اس کے بعد کل تو ایگزام ہوگا, تو پھر کل ایگزام مکمل ہونے کے بعد آنے میں پورا وقت لگ جائے گا. جمعرات کے دن کھا لیجئے, دوپہر تک یہاں پہ گھر پہ پہنچیں گے, تو پھر اس وقت سے انشاءاللہ آپ کی کلاسیں لی جائے گی. سمجھ گئے نا. تو گھبرائیے گا نہیں, بس ہم نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ بھی اطمینان سے رہیں کہ ہاں یہاں پہ کلاسیں مطلب کیوں روکی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے تو جلدی شروع لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور شیئر کر دیجئے. اس کے بعد شروع کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں بابو غزل, آج پڑھ رہے ہیں اس کو. غزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں عربی قصائد کی تشبیب سے فارسی شاعروں نے غزل جیسی صنف ایجاد کی. کیا کہا؟ عربی قصائد یعنی قصائد کا مطلب ہوتا ہے بابو قصیدہ کی جمع ہوتا ہے قصائد. تو عربی قصائد کی تشبیب سے فارسی شاعروں نے غزل جیسی صنف ایجاد کی, جس کا لفظی معنی عورتوں سے بات کرنا ہے. کیا ہے بابو؟ اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے عورتوں سے بات کرنا. سمجھ گیا نا. اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ غزل جو انسان گاتا ہے, جو بندہ غزل گاتا ہے, تو اس کے اندر صرف کسی کی حسن کی تعریف کرے گا, کسی کی ہونٹوں کی تعریف کرے گا, کسی کی لب کی تعریف کرے گا. تو اس طرح سے یعنی کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے نا عامتاً یہی ساری باتیں یہی ساری چیزیں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح سے اس کا لفظی معنی جو ہے کہا گیا, جس کا لفظی معنی عورتوں سے بات کرنا ہے, غالباً اسی وجہ سے فارسی اور اردو غزل کی تاریخ عشقیہ مضامین سے بھری پڑی ہے. کیا کہا بابو؟ فارسی اور اردو غزل کی تاریخ عشقیہ مضامین سے بھری پڑی ہے. آپ جتنی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا, یہ اس کا غزل کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر صرف عشق و معشوق کی باتیں کی گئی ہے, یعنی عاشق و معشوق کی عاشقی کی ہی باتیں وہاں پر کی گئی ہے زیادہ تر. سمجھ رہے ہیں. غزل کے پہلے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے ثانی مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. مطلب یہ کہا کہ غزل کے پہلے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے ثانی مصرے کا مطلب ہوتا ہے ثانی مطلب دوسرا. ٹھیک ہے نا. پہلے دونوں مصرے اور اس کے بعد ثانی دوسرے مصرے کیا ہوتے ہیں بابو؟ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, ہم قافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ آسان لفظوں میں سمجھیے کہ اس کے اندر یعنی کہ جو لفظ اخیر میں پہلے مصرے میں آ رہا ہے نا, وہ بھی دوسرے مصرے میں بھی آئے گا. وہ سمجھ رہے نا, یعنی کہ طرز بیٹھ جائے. سمجھ رہے نا. تو اسی کو کہتے ہیں ہم قافیہ اور ہم ردیف. طرز اگر بیٹھ جائے تو جس طرح سے آپ کے درمیان کونو غزل وغیرہ گاتا ہے یا کوئی غزل گاتا ہے تو آپ واہ 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 کہتے ہیں نا. تو کیسے واہ واہ کہتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا اخیر والا مصرع جو ہوتا ہے سب فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب فٹ آتا ہے جب غزل کی مطلب جو یہ تو غزل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, جب غزل آئے گا تو وہاں پہ دیکھ لیجئے گا کیسے ایک دوسرے سے فٹ آتا ہے, تب وہاں پہ واہ واہ کرتے رہیے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں پہلا شعر جس کے دونوں مصرے لازماً ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے مطلع کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ پہلے مصرے لازماً ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ مطلع. بعض اوقات شعراء ایک سے زائد مطلع کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ ایک سے زائد مطلع کہہ دیتے ہیں, جنہیں حسن مطلع کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک سے زائد جو ہوگا نا وہ حسن مطلع کہلائے گا. غزل کے آخری شعر میں بالعموم شعراء اپنا قلمی نام یا تخلص استعمال کرتے ہیں. اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. آپ اخیر میں دیکھیے مطلع تو سمجھ گئے نا, یعنی پہلا مصرع کو کہتے ہیں اور دوسرا مصرع بھی دو بھی کیا کہتے ہیں؟ ایک سے زائد مطلع بھی کہہ دیتے ہیں. تو اب ایک سے زائد جو مطلع ہوگا نا تو وہ کیا کہلائے گا بہو؟ اس کو حسن مطلع کہا جائے گا. اور اخیر والا جو مطلع ہوتا ہے, جو جملہ ہوتا ہے نا, اس کو مقطع سے تعبیر کیا جاتا ہے. مقطع کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا. کیا ہوتا ہے بابو؟ کٹا ہوا. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ باتیں وہاں پر مکمل ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. آگے بڑھیں, کوئی دقت؟ چلیے. غزل کے اشعار کی تعداد مخصوص نہیں. قدیم شاعروں نے کم سے کم 5 اشعار کی روایت قائم کر رکھی تھی, لیکن مختلف شاعروں نے اس سے گریز کرتے ہوئے 4 اور 3 اشعار کی غزلیں بھی اپنے دیوان میں شامل کی ہیں. اس کی نمایاں مثال دیوان غالب ہے. غالب کے اثر سے دور جدید میں 5 اشعار سے کم کی غزل کو مجموعے میں شامل کرنے کا رجحان عام ہو گیا. کیا کہا کہ 5 اشعار سے کم کی غزل کو مجموعے میں شامل کرنے کا رجحان
आम हो गया। मतलब ये कहा कि 5 अशार भी अगर होगा ना, उससे कम भी होगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, गज़ल के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। अरकान बढ़ा घटा घटा कर नज़म आज़ाद की तरह आज़ाद गज़ल कहने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तजर्बा ही रहा। समझ रहे हैं ना। मतलब ये कहता है बढ़ा घटा कर कह लीजिए नज़म आज़ाद, जिस तरह से आज़ाद नज़म होती है ना, आज़ाद नज़म जिसके अंदर कोई ख़ास पहलू का किसी ख़ास पहलू पे नज़म नहीं लिखी गई रहती है, तो उसको आज़ाद नज़म कहते हैं। उसी तरह आज़ाद गज़ल कहने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तजर्बा भी क्या रहा भाई, लेकिन ये तजर्बा ही रहा। आगे कहते हैं गज़ल में मज़ामीन की कोई क़ैद नहीं। क्या कहा, गज़ल के अंदर जो होता है मज़ामीन की कोई क़ैद नहीं। इब्तिदा में तो सिर्फ़ आशिकाना ख़यालात पर ही तवज्जो दी गई, लेकिन रफ्ता रफ्ता गज़ल ने अपने दायरा कार को वसीअ किया और उसमें आज हर तरह के मज़ामीन में शमूलियत की गुंजाइश है। तमाम मसाइल व मामलात के इजहार के लिए गज़ल के दरवाज़े खुले हुए हैं। तसव्वुफ़ के साथ रिंदी, आशिकी के साथ अबू अलहूसी, रूहानियत के साथ खालिस दुनियादारी जैसी मुतज़ाद तस्वीरों को भी गज़ल ने अपनी आगोश में सजा रखा है। यानी कि कह लीजिए कि तसव्वुफ़, ठीक है ना, तसव्वुफ़ के साथ साथ रिंदी, आशिकी के साथ साथ अबू अलहूसी, रूहानियत के खालिस दुनियादारी जैसी मुतज़ाद तस्वीरों को भी, यानी कि ये कह लीजिए कि गज़ल के अंदर जो है ये एक क़ैद की चीज़ें नहीं है। इसके अंदर क़ैद नहीं है कि इसी चीज़ के ऊपर, यानी इश्किया चीज़ के ऊपर ही बयान की जाए, कोई क़ैद वगैरह नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को भी गज़ल ने अपने आगोश में सजा रखा है और गज़ल के क्या कहते हैं, गज़ल के साए में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। उसी को यहाँ पर कहा कि यहाँ कहा ना कि दायरे कार को वसी किया और उसमें आज हर तरह की मज़ामीन की शमूलियत की गुंजाइश है। पहले आप ऊपर पढ़े हैं ना, तो इसके अंदर क्या था, तारीख़ के उठाकर तारीख़ देखेंगे तो आपको इश्किया मज़ामीन ही भरा पड़ा मिलेगा, लेकिन हुआ यूँ कि इसको इतना वसी कर दिया कि आज हर तरह की मज़ामीन की शमूलियत इसके अंदर पाई जा रही है। समझ रहे ना, बात आ रही है समझ में आपको। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं वक्त की तब्दीली के साथ गज़ल ने अपने अंदरून में काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा की। हर अहद में गज़ल गो शायरों की मकबूलियत कायम रही। यानी गज़ल कहने वाले जितने भी लोग हैं ना, उसकी मकबूलियत आज भी है और कल भी थी, इतना तो तय है। और चूँकि लोगों का मिजाज जो है ना वो इसी एतबार से, समझ रहे हैं ना, लोगों का मिजाज भी जो है वो इसी एतबार से, आप किसी महफिल में जाइए और वहाँ पे किसी की हुस्न की तारीफ़ कीजिए, किसी हुस्न पे अशार कहिए, तो वहाँ पर ये आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि एक नहीं सैकड़ों लोगों को ये अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं पे जाकर कोई नात वगैरह पढ़िए, वहीं पे जाकर कोई हमद वगैरह पढ़िए तो नहीं अच्छा लगेगा। समझ रहे, अच्छा लगेगा लेकिन जो अच्छे होंगे उन्हीं को अच्छा लगेगा। तो आमतन गज़ल को जो लोग होते हैं ना, तो इनकी मकबूलियत आम होती है। समझ रहे ना। वली से लेकर मीर तक, यानी कि वली से लेकर मीर तक, गालिब से लेकर इकबाल तक, फैज़ से लेकर बशीर बदर तक, इरफान सिद्दीकी से लेकर शुजा खावर तक और असद बिदा यूनी से लेकर खुर्शीद अकबर तक उर्दू गज़ल में इस कदर मुस्तहकम और तवाना असालीब इजहार पैदा हुए, जिनकी बदौलत हर दौर में गज़ल की मरकज़ियत कायम रही। मतलब यहाँ पे सारे लोगों का नाम जिक्र किया कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने गज़ल को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर गए। समझ रहे हैं ना। उसके बाद करते हैं उर्दू के असर से हिंदी में गज़ल गोई का रिवाज चल पड़ा और वहाँ सैकड़ों की तादाद में गज़ल गो शोरा उभर कर सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान के इलाकाई ज़बानों में भी मुतअद्दिद गज़ल गो पैदा हो चुके हैं, यानी कि हर जगह अब गज़ल गाने वाले लोग पैदा हो चुके हैं। ये सब उस सिन्फ की मकबूलियत के शवाहिद हैं। शवाहिद का मतलब होता है गवाही देते हैं। समझ रहे हैं ना। मतलब ये सारी अब हर जगह आपको देख रहे हैं, गज़ल को पैदा होते हुए हर जगह आप देख रहे हैं, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसकी मकबूलियत है। किसकी? गज़ल की डिमांड है। गज़ल का लोगों के दरमियान काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, अब आज भी पसंद करते हैं। मुख्तलिफ गलोकारों ने भी गज़ल गायकी के रास्ते से उर्दू गज़ल को मकबूल आम बनाने में मुअस्सिर काम किया है। यानी गलोकार जो भी है, तो ये लोग भी गज़ल गायकी के रास्ते से मतलब ये कह लीजिए कि जो लोग गज़ल नहीं गाते हैं लेकिन उन्होंने गज़ल को भी गज़ल गायकी के रास्ते से उर्दू गज़ल को काफ़ी ज़्यादा मकबूल बनाया और लोगों के दरमियान इसको क्या कर दिया? आम कर दिया। समझ रहे ना। तो मतलब यहाँ पर ये बना कि गज़ल को जो है बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ाया और आज इसके अंदर हर हिंदुस्तान के हर इलाके के अंदर आज क्या है,
غزل کا ڈیمانڈ ہے. سمجھ رہے بابو؟ آج ہر جگہ غزل کا ڈیمانڈ ہے. تو یہ رہا آپ کے درمیان غزل کے متعلق مختصر سا معلومات جس کو آپ نے پڑھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ہم اگلے والے سبق میں. اسی پر اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.